नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे मुंबई से आए एक वीडियो की बात करेंगे। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होने जा रही है। मुंबई की एक बिल्डिंग की लिफ्ट में बुधवार को गुब्बारे फटने से आग लग गई। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद शर्ट पहने एक लड़की सबसे पहले अंदर गई, जिसके पास एक छोटा ट्रॉली बैग था। उसके पीछे एक लड़का बड़े पॉलीथीन बैग में कई गुब्बारे लिए अंदर घुस गया। लड़का एक कोने में खड़ा होने ही वाला था, तभी काले शर्ट पहने एक और आदमी अंदर आने लगता है। अगले ही पल लिफ्ट के अंदर गुब्बारे फट जाते हैं और उसमें आग लग जाती है। इस घटना में महिला समेत 2 लोग झुलस गए हैं। और अब बात करेंगे दुश्मन वर्सेस गद्दार की, क्योंकि संसद परिसर में आज राजनीति का वो चेहरा दिखा जहां शब्दों ने शिष्टाचार की सीमा ही तोड़ दी। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो अब सियासत का नया सियासी बवंडर बन चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर संसद परिसर की है, मकर द्वार की, वही जगह जहां देश की राजनीति के लिए मर्यादा तय होती है, जहां शब्द तौले जाते हैं और आचरण मिसाल बनता है। लेकिन आज इसी परिसर में जो कुछ हुआ उसने संसद और सड़क के फर्क को धुंधला कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। कैमरे चालू थे, माहौल गर्म था और राजनीतिक शुचिता की सीमाएं फिसलती नजर आईं। जो दृश्य सामने आया वो संसदीय बहस नहीं बल्कि सड़क छाप तंज की तस्वीर बन गया। लेकिन वाकया ये हुआ कि उसी वक्त केंद्र में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी वहां पहुंचे, जो हाउस के अंदर जाना चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी की जिसको किसी भी तरीके से मर्यादा के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आरोप है कि बिट्टू ने व्यंग करते हुए कहा, ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। माहौल यहीं से बिगड़ गया। राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़े और बिट्टू को सीधे गद्दार कह दिया। बात संभालने के लिए हाथ बढ़ाया गया, लेकिन हाथ नहीं मिले। जवाब में बिट्टू ने पलटकर कहा, देश के दुश्मन। कुछ सेकंड की ये बातचीत राजनीति की लंबी कहानी बन गई। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. वहीं सियासी तापमान बढ़ा तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की। ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है। इतनी हल्की बात मत करें। हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। और वहीं बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आज लोकसभा में होने वाला संबोधन टल गया, जिसको लेकर बड़ी खबर ये है और बताया ये जा रहा है कि विपक्ष ने रणनीति बनाई थी। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष की महिला सांसद उनका विरोध और घेराव करेंगी। उनके जो की कार्रवाई कल हमारे 5 बजा है और जैसे ही आसन पे सभापति महोदय आई हैं, उसी समय 7-8 महिलाओं को आगे रखते हुए, मोड समझिएगा, 7-8 महिलाओं को आगे रखते हुए और कांग्रेस और उनके एलाइज के लोग, मैक्सिमम कांग्रेस के लोग ही थे, एलाइज तो अपनी जगह खड़े थे, और ये आ करके वेल से, वेल के बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी तक, कुर्सी के बाद 3 रो पीछे तक
हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। बच्चों के लिए मोबाइल खतरनाक बनता जा रहा है। गाजियाबाद से एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि मोबाइल की वजह से 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड के मामले में परिवार की कहानी और भी ज्यादा बेचैन करने वाली है। बच्चियों के पिता ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसी की छोटी बहन यानी कि साली से दूसरी शादी कर ली गई। दूसरी शादी से 3 बच्चे हुए और इसी दौरान पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। खुदकुशी करने वाली 3 बहनों में 2 दूसरी पत्नी की बेटियां थीं और एक पहली पत्नी की। दोनों पत्नियां, सभी बच्चे एक ही घर में रहते थे। चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। ये खबर सिर्फ गाजियाबाद की नहीं है, ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां पर मोबाइल ने माता पिता की जगह ले ली है। आज सवाल सिर्फ गेमिंग का नहीं है, सवाल उस चुप्पी का है जो घरों के अंदर पल रही है। जहां माँ बाप समझते हैं कि मोबाइल हाथ में है तो बच्चा नजर में है। जहां स्कूल छूट जाए, दिन रात एक कमरे में बीत जाए और फिर भी कोई अलार्म ना बजे। यह हादसा बताता है कि लापरवाही भी एक अपराध है। ऑनलाइन गेमिंग और ट्रेडिंग ये आने वाले समय में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर बन सकती हैं और ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। जैसे कि नॉर्मल नशे की लत होती है, ऑनलाइन गेमिंग जिसे हम इंग्लिश में पैथोलॉजिकल गेमिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये एक प्रॉपर साइकाइट्रिक इलनेस है जिसका सही इलाज कराया जा सकता है। इससे इंसान को घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी और उत्तेजना हो सकती है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। इसमें थेरेपी और दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पिता पर करीब 2 करोड़ का कर्ज था। पिता ने बेटियों के मोबाइल छीनकर बेच दिए थे। तीनों ने अपना नाम मारिया, एलिजा और सिंडी रखा हुआ था। बेटियां कोरियन कल्चर को अपनाना चाहती थी। परिवार के लोग बेटियों से नाराज थे। पुलिस की माने तो बच्चियों ने मोबाइल नहीं देने के चलते सुसाइड किया है। ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। अभी तक के जांच में ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। यानी कि गाजियाबाद में तीनों बच्चियों के सुसाइड के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामला और भी उलझता जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक मोबाइल की लत के कारण सुसाइड किया गया था, लेकिन पड़ोसी कुछ और ही बता रहे हैं। सुनिए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये मामला और भी उलझता जा रहा है। इतना सब कुछ सरल आपको लग रहा है जो बताया जा रहा है कि गेम में हुआ है? मैंने अंदर जाके देखा नहीं है फ्लैट में, जितना व्हाट्सएप पे पढ़ा उसके हिसाब से तो गेम के अकॉर्डिंगली या गेम के इन्फ्लुएंस में ही बच्चों ने ये किया है, ऐसा लग रहा है। बाकी एक्चुअल में क्या है वो पुलिस ही फाइंड आउट कर पाएगी, क्योंकि वो 3 BHK HIG वाले फ्लैट में रह रहे हैं जो नॉर्मल फ्लैट से बड़े हैं। तीसरी चीज़, तीनों को फ़ोन देना, वाईफाई प्रोवाइड कराना, और कितनी भी नॉर्मल हमारे घर में हाउसमेड भी आती हैं वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में एजुकेशन। सारे आप अपने खर्चे रोक कर एजुकेशन तो एटलीस्ट बच्चों को दोगे। ठीक है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आजकल पढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल जाना रोक दिया था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित थी। यही वजह है कि ये खबर हर परिवार के लिए एक अलार्म है। ऐसी चीज़ें हैं जो
सोसाइटी के लोगों को पच नहीं रही हैं। उनका कहना है कि तमाम चीज़ें जिस तरह से गेमिंग वाली बात आ रही है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये तमाम संभावनाएं अभी हैं जिस पर पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। जो डायरी अभी मिली है पुलिस उसको लेके गई है जिसमें सुसाइड नोट था। डायरी के साथ साथ तमाम चीज़ें पुलिस गई है और ये जो चश्मदीद हैं यही वो हैं जो सबसे पहले घर में पहुंचे थे पुलिस के साथ, जिन्होंने देखा कि स्थिति वैसी नहीं है। तो किन चीज़ों पर अभी पर्दा है जिसको हटाया जाना है, ये तफ्तीश की बात है। आगे जाके तमाम संभावनाएं हैं उनको बाद में पता लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ विकास सक्सेना, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में बढ़ रही अनुशासनहीनता की घटनाओं को रोकने को लेकर पार्टी आलाकमान काफी सख्त हो गया है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में पार्टी इसे बड़ा रोड़ा मान रही है और इसके लिए खासी सख्त तैयारी भी कर रही है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी में बढ़ रही अनुशासनहीनता की घटनाओं को रोकने को लेकर पार्टी आलाकमान सख्त हो गया है। पार्टी अनुशासनहीनता के ऐसे मामलों को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में बड़ा रोड़ा मान रही है। अनुशासनहीनता के मामलों से बचने के लिए पार्टी नेतृत्व ने खासी सख्त तैयारी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल ने निर्देश जारी किए हैं। मंत्री, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी ने सभी मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। पार्टी और सरकार की लाइन के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होगी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे सार्वजनिक तौर पर गलत संदेश जाए। पार्टी का अनुशासन सबसे पहले रहेगा। कुछ दिन पहले ही सुभाषपा के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मंत्री अनिल राजभर में जुबानी जंग सबके सामने आ गई थी। वहीं पिछले दिनों महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव को जन समस्याओं को लेकर खुलेआम घेर लिया था। इसे बीजेपी गलत संदेश मान रही है। जिस तरीके के बयानबाजी चल रहे हैं इस पे पार्टी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पार्टी ने अनुशासन समिति को सक्रिय कर दिया है और सभी को सख्त निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ आपसी तालमेल को बेहतर बनाने की भी नसीहत दी है। समस्याएं हैं उनको पार्टी आलाकमान को सूचित किया जाए, न कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से अपनी बात रखें। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो वहीं मुरादाबाद में 2 लड़कियां घर से लापता हो गई हैं। परिजनों ने दोनों के गुमशुदा होने की पुलिस में तहरीर दी, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है। ये पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्यार जो न रिश्तों का मोहताज होता है न समाज की सीमाओं का। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की की रामपुर की रहने वाली दूसरी लड़की से दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो गया। 7 सालों से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे, लेकिन समाज इजाजत नहीं दे रहा था। संतोष और राखी नाम की इन 2 लड़कियों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों अपने घर से अचानक गायब हो गई। इसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन इस मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं थी। दोनों के परिजन थाने पहुंच गए, दोनों के गायब होने की तहरीर दी। बताया गया कि दोनों ने 31 जनवरी को मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद खुद ही पुलिस थाने चली आई। पुलिस दोनों को देखकर पहले दंग रह गई। अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से। कौन है वो जिससे शादी की है आपने? किससे शादी की है? नाम क्या? लड़की है वो, संतोष नाम है। तो आपने पुलिस से शिकायत की थी ना कि परिवार से कोई खतरा है या कुछ ऐसा? क्या मांग की थी पुलिस से? पुलिस से कोई मांग की थी आपने? हाँ, सेफ्टी के लिए मांग की थी। घर नहीं जाना चाहते? ना, घर नहीं जाना चाहते। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और एसआईआर में फॉर्म 7 पर यूपी की सियासत में संग्राम ही छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी फॉर्म 7 को चुनावी हथियार बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप क्यों लगाया है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं।
समाजवादी पार्टी एसआईआर पर लगातार हमलावर रही है। अब अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर पीडीए के वोट काट रही है। उनकी जिम्मेदारी है वोट ज्यादा से ज्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज्यादा से ज्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सोच समझकर इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है तो जाहिर सी बात है ये मामला और तूल पकड़ेगा। एसआईआर के बाद अब इस मामले को लेकर भी सियासत गहराएगी और सियासी दलों पर भी, बाकी दलों पर भी उनके मुखर होने की बातें सामने आ सकती हैं। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से बीजेपी पर हमलावर है। एसपी ये साबित करना चाहती है कि पीडीए के साथ में जुल्म हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि एसपी विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है ताकि उसे 2027 के चुनाव में फायदा मिल सके? चुनाव आयोग के सामने एक दबाव की राजनीति भी समाजवादी पार्टी करना चाहती है, जिसमें वो न सिर्फ एसआईआर के बहाने बल्कि फॉर्म 7 के बहाने भी खुद को और खुद की पार्टी को 2 कदम आगे रख करके एक मनोवैज्ञानिक गेम भी बनाना चाहती है। और हाल में इस गेम को समाजवादी पार्टी जीतना भी चाहेगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो चुका है। लेकिन इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि बच्चों को कबीलाई कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा बिल्कुल नहीं दे सकते। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। हम बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई या कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा नहीं दे सकते। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार इसके पीछे की मंशा स्पष्ट करे। मानता हूं कि प्रदेश में जब कोई भी नियम बनता है, नियम स्थापित होता है, तो उसके पीछे उसके कारण भी दिखाए जाते हैं कि इस नियम को बनाने के पीछे क्या कारण थे, क्या आवश्यकता थी। सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों के हित में ये नया मैकेनिज्म तैयार किया गया है, क्या उन लोगों की सरकार ने राय ली? बहरहाल 1 अगस्त से मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करना शुरू कर देगा। सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान अब इसी प्राधिकरण के तहत संबद्ध होंगे और प्राधिकरण उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर मुनव्वर राणा की बेटी ने अपने पति और ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। आरोप ये लगा है कि हिबा राणा के पति ने उनसे मारपीट की और 3 बार तलाक बोलकर उन्हें घर से निकाल दिया। तलाक, तलाक, तलाक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को उनके पति ने यही 3 लफ्ज बोलकर घर से निकाल दिया था। हिबा राणा का निकाह 2013 में सैयद मोहम्मद साकिब से हुआ था। निकाह सुन्नी मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था और धूमधाम से हुआ था और निकाह के समय सोने, हीरे के जेवरों के साथ 10 लाख रुपए दहेज में दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यही नहीं, आरोप ये भी लगा कि हिबा राणा को उनका पति मोहम्मद साकिब अक्सर पीटता था और कई बार उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। पति ही नहीं, हिबा राणा के ससुर पर भी पैसे और फ्लैट मांगने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि हिबा को साकिब ने 9 अप्रैल 2025 को 3 तलाक दे दिया था और धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया था। पति पर हिबा के दोनों बच्चों को घर में कैद करने का भी आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने इस बारे में केस दर्ज कराया तो मामला सुर्खियों में आ गया। लेकिन हिबा राणा के परिवार वाले इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
पता चला है, इस पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है घर का मैटर है, घर में सुलझ जाएगा और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दे। मीडिया में ये उससे जरूर आग्रह। मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की सबसे छोटी बेटी हिबा राणा के साथ जो हुआ वो पिछले साल हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पति और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि पहली बार हिबा राणा से जुड़ी ये बातें मीडिया के सामने आई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।